नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दस्तावेज़ों का एक बहुत ही खास सेट है। ये 2000 से 2010 के दशक के एक बहुत ही मशहूर निवेशक के वार्षिक पत्र हैं। और देखिए, ये कोई मामूली दशक नहीं था। इसमें .com बुलबुला फूटा और फिर 2008 का वो भयानक वित्तीय संकट भी आया। हाँ, बिल्कुल। इन पत्रों को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतने मुश्किल दौर में भी एक सीधी सादी मतलब एकदम कॉमन सेंस वाली सोच कैसे काम करती है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ निवेश की रणनीतियों को समझना नहीं है, नहीं, बल्कि ये जानना है कि कैसे एक बिल्कुल सरल नजरिया व्यापार, प्रबंधन और यहाँ तक कि जिंदगी के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। और शुरू करने के लिए मेरे पास एक आंकड़ा है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा। एक कंपनी जिसका राजस्व 40 अरब डॉलर है, जिसके कर्मचारी 1,12,000 है, हाँ। उसका मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस सिर्फ 13.8 लोग चलाते हैं। हाँ। ये ये 0.8 क्या है? मतलब क्या कोई आधा व्यक्ति काम कर रहा है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये जो 0.8 वाला हिस्सा है ना, ये हमेशा सुनने में बड़ा मजेदार लगता है ना? शायद किसी पार्ट टाइम कर्मचारी को गिनने का उनका एक तरीका होगा, लेकिन आपका सवाल वो बिल्कुल सही है। ये एक आंकड़ा ही बर्कशायर हैथवे की पूरी कहानी कह देता है। उनकी पूरी फिलॉसफी मतलब उनका पूरा दर्शन इसी एक बात में छिपा है। विकेंद्रीकरण और सादगी। हाँ, वो जटिलता से मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके पास सही लोग हैं तो आपको उन पर नजर रखने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत नहीं है। तो ये उनके मूल दर्शन का हिस्सा है। मतलब ये नहीं कि बस पैसे बचाने हैं, बल्कि ये काम करने का एक तरीका है। बिल्कुल। इन पत्रों में एक सिद्धांत का जिक्र बार बार आता है, टिकाऊ खाई या ड्यूरेबल मोट। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब काफी सरल है। ऐसी कंपनी खरीदो जिसके चारों ओर एक ऐसी मजबूत खाई हो जिसे कोई दुश्मन मतलब प्रतियोगी आसानी से पार न कर सके। अच्छा। ये खाई ब्रांड की वजह से हो सकती है, जैसे कोका कोला, या कम लागत की वजह से, जैसे GI को बीमा। उनका तर्क ये है कि एक शानदार कंपनी को ठीक ठाक दाम पर खरीदना एक ठीक ठाक कंपनी को शानदार दाम पर खरीदने से कहीं बेहतर है। क्योंकि समय जो है ना, वो अच्छी कंपनियों का दोस्त होता है और बुरी कंपनियों का दुश्मन। और ये हाई बनाने वाले लोग यानी मैनेजर, उनके बारे में भी उनकी सोच काफी अलग है ना? मुझे वो एडी बेनेट वाली कहानी बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, एक बैड बॉय जो हमेशा जीतने वाली टीमों के साथ रहा। बिल्कुल, वो कहानी सब कुछ बता देती है। एडी बेनेट कोई महान खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि विजेताओं के साथ कैसे रहना है। बर्कशायर का सिद्धांत भी यही है, बेहतरीन मैनेजर ढूंढो और फिर उन्हें अकेला छोड़ दो। बस उनके CEO को पूरी आजादी होती है, जैसे वो अपने परिवार की इकलौती संपत्ति चला रहे हो। कोई तिमाही टारगेट नहीं, कोई रोज रोज की रिपोर्टिंग नहीं, बस एक निर्देश होता है, ऐसे काम करो जैसे ये बिजनेस तुम्हारे परिवार के पास अगले 100 साल तक रहने वाला है। पर क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब इतनी आजादी देने पर कोई मैनेजर कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे तो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ, वो इस खतरे को मानते हैं, लेकिन उनका तर्क ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट का खतरा उससे भी बड़ा है। अच्छा। जब आप अच्छे लोगों को काम पर रखते हैं और फिर उनके हर काम में दखल देते हैं, तो आप उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन छीन लेते हैं। वो मानते हैं कि कुछ गलतियां होंगी, लेकिन लंबी अवधि में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का माहौल कहीं ज्यादा फायदा देगा। और ये सोच सिर्फ व्यापार में नहीं, उनकी निजी सलाह में भी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। आप उस पत्र की बात कर रहे हैं जो उन्होंने फ्रेड और कैथरीन को लिखा था, जिसमें $1,000 नकद रखने की सलाह दी थी। हाँ, वही। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक आपको शेयर बाजार के टिप्स नहीं दे रहा, बल्कि कह रहा है कि एक लिफाफे में $1,000 रखो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वित्तीय जीवन सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति के बारे में भी है। सही बात है। वो $1,000 उस दिन के लिए हैं जब ATM काम ना करे या कोई अचानक जरूरत आ पड़े। ये पैसे आपको किसी मजबूरी में अपने अच्छे निवेश बेचने से बचाते हैं। ये व्यवहारिकता की पराकाष्ठा है। ये वाकई कमाल है। ये छोटी छोटी बातें उनकी बड़ी सोच को दिखाती हैं, जैसे वो छोटा सा मुख्यालय और ये $1,000 की सलाह, ये सब उसी सादगी वाली फिलॉसफी से जुड़ा है। तो क्या यही सादगी उनकी सौदे करने के तरीके में भी दिखती है? मेरा मतलब अरबों डॉलर की कंपनियां खरीदने के लिए तो एक बड़ी टीम लगती होगी। हाँ, एक जटिल प्रक्रिया लगती होगी, है ना? बिल्कुल। आपको ऐसा ही लगेगा,
लेकिन उनकी रणनीति सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी आधिकारिक अधिग्रहण रणनीति है, हम बस फोन का जवाब देते हैं। क्या? बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। उनके पास कोई बड़ी M&A टीम नहीं है जो सौदों की तलाश में घूमती हो। वो इंतजार करते हैं कि अच्छे बिजनेस वाले लोग खुद उनके पास आएं। क्या सच में? मतलब कोई सौदा बस एक फोन कॉल से हो जाता है? कई बार तो ऐसा ही हुआ है। कॉट बिजनेस सर्विसेज का सौदा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा। एक हवाई जहाज के ब्रोकर ने, जिसने 10 साल पहले बर्कशायर को एक जेट बेचा था, एक दिन अखबार का एक लेख उन्हें फैक्स कर दिया। बस उसी एक फैक्स से बातचीत शुरू हुई और सौदा हो गया। कमाल है। वो जटिल नीलामी प्रक्रियाओं से बचते हैं जहां हर कोई सिर्फ कीमत पर ध्यान देता है, बिजनेस पर नहीं। और वो किस तरह का बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं? पत्रों में ड्रीम बिजनेस का जिक्र है। सीज कैंडी का उदाहरण दिया गया है। ये कैंडी की दुकान एक ड्रीम बिजनेस कैसे हो सकती है? ये सबसे जरूरी सबक में से एक है। सीज कैंडी एक ऐसा बिजनेस है जिसकी बिक्री सालाना सिर्फ 2% बढ़ती है। सिर्फ 2%? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सुनने में ये बिल्कुल भी रोमांचक नहीं लगता, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। 1972 में उन्होंने इसमें $40 मिलियन लगाए थे। और तब से लेकर अब तक ये बिजनेस $1.35 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा पैदा कर चुका है, जिसे बर्कशायर कहीं और निवेश कर सकता है। ये एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है, जिसे चारा भी नहीं डालना पड़ता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा बिजनेस और एक भयानक बिजनेस में फर्क सिर्फ मुनाफे का नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात का है कि उस मुनाफे को कमाने के लिए वापस कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को समझाने के लिए वो फ्लाइट सेफ्टी और एयरलाइन उद्योग का उदाहरण देते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, फ्लाइट सेफ्टी पायलटों को ट्रेनिंग देती है, एक बहुत अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस है। लेकिन जैसे ही कोई नया विमान, मान लीजिए बोइंग 787 आता है, फ्लाइट सेफ्टी को उसे सिखाने के लिए $10-12 मिलियन का एक नया सिमुलेटर खरीदना पड़ता है। ओ, तो मतलब ग्रोथ के लिए लगातार भारी निवेश चाहिए। हाँ, और इसके मुकाबले एयरलाइन उद्योग, वो उसे एक भयानक बिजनेस कहते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत भारी पूंजी लगती है, मजदूरों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है और मुनाफा लगभग शून्य होता है। इसीलिए वो मजेदार टिप्पणी है। हाँ, कि अगर किडी हॉक में कोई दूरदर्शी पूंजीपति होता तो वो ऑरवेल राइट को गोली मारकर अपने उत्तराधिकारियों पर एक बड़ा एहसान करता। ये कहना तो बहुत बड़ी बात है, पर मुद्दा समझ में आता है। लेकिन क्या वो खुद कभी गलतियां नहीं करते? क्या उन्होंने कभी कोई भयानक बिजनेस खरीद लिया? बिल्कुल करते हैं, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो अपनी गलतियां खुलकर मानते हैं। जैसे? उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी 1993 में डेक्स्टर शू कंपनी को खरीदना। कुछ ही सालों में उस कंपनी की जो प्रतिस्पर्धी बढ़त थी वो खत्म हो गई और बिजनेस बेकार हो गया। लेकिन असली गलती वो नहीं थी। तो फिर असली गलती क्या थी? असली गलती ये थी कि उन्होंने वो सौदा नकद में नहीं बल्कि बर्कशायर के शेयरों में किया था। उस समय दिए गए $433 मिलियन के शेयरों की कीमत आज $3.5 बिलियन से ज्यादा है। वो कहते हैं कि मैंने ये खराब बिजनेस खरीदने के लिए अपनी कंपनी का एक बेहतरीन हिस्सा दे दिया। ये एक ऐसी गलती है जिसे वो बार बार याद दिलाते हैं ताकि वो और दूसरे लोग उससे सीख सकें। अपनी गलतियों को इतने खुले तौर पर स्वीकार करना कॉर्पोरेट जगत में बहुत दुर्लभ है। सही बात है, ये ईमानदारी ही भरोसा बनाती है। चलिए अब उनके मुख्य कारोबार पर आते हैं। बीमा। ज्यादातर लोगों के लिए बीमा एक उबाऊ विषय है, लेकिन इन पत्रों को पढ़कर लगता है कि इसमें कोई जादू है। वो फ्लोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वाकई मुफ्त का पैसा है जैसा सुनने में लगता है? सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक लेकिन है। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। जब आप अपनी कार का बीमा कराते हैं तो आप प्रीमियम आज चुकाते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी आपको भुगतान शायद कुछ हफ्तों या महीनों बाद करेगी, है ना? हाँ। इस बीच जो पैसा यानी आपका प्रीमियम कंपनी के पास पड़ा है उसे फ्लोट कहते हैं। बर्कशायर के पास ऐसा अरबों डॉलर का फ्लोट है जिसे वो निवेश कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ब्याज मुक्त कर्ज हुआ। बिल्कुल। और अगर बीमा कारोबार अच्छा चल रहा है, मतलब दावों में चुकाई गई रकम प्रीमियम से मिले पैसे से कम है, तो ये सिर्फ ब्याज मुक्त कर्ज नहीं है, ये पैसा रखने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। यही बर्कशायर की सफलता का सबसे बड़ा राज है। उन्होंने दशकों तक अपने बीमा कारोबार को मुनाफे में चलाया है, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए अरबों डॉलर का मुफ्त का पैसा मिला है। और इस जादू के पीछे अजीत जैन का नाम बार बार आता है। उनके पुनर्बीमा डिवीजन के बारे में कुछ बताइए। वो सिर्फ 20-30 लोगों के साथ इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं? अजीत जैन एक अलग ही स्तर पर काम करते हैं।
उनका डिवीजन उन जोखमों का बीमा करता है जिनका कोई और नहीं करता। बड़े, अजीब और एकमुश्त सौदे। जैसे उन्होंने बेसबॉल स्टार एलेक्स रॉड्रिगेज के $252 मिलियन के अनुबंध का विकलांगता बीमा किया था। बाप रे। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा विकलांगता बीमा था। उनकी फिलॉसफी है, हम 12% के सीधे सपाट अनुमानित मुनाफे से बेहतर एकमुश्त 15% का टेढ़ा मेढ़ा अप्रत्याशित मुनाफा पसंद करते हैं। वो दिमाग और अनुशासन के साथ ऐसे दांव लगाते हैं जो दूसरे नहीं लगा सकते। पत्रों में यहां तक लिखा है कि अगर वो और अजीत एक डूबती नाव में हों तो उसे बचाइए। वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये सारी बातें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जो वॉल स्ट्रीट की रोजमर्रा की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और इन पत्रों में वॉल स्ट्रीट और कॉर्पोरेट जगत की आदतों पर काफी तीखी टिप्पणियां भी हैं। हाँ, वो कॉर्पोरेट जगत के पाखंड को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खासकर ईबिटा जैसे शब्दों से उन्हें सख्त नफरत है। ईबिटा यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई। हाँ, उनका मानना है कि ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बिजनेस की असली लागतों को छिपाता है। मुझे वो गोल्फ वाली तुलना बहुत मजेदार लगी। हाँ, वो कहते हैं, गोल्फ में मेरा स्कोर अक्सर प्रो फॉर्मा के आधार पर पार से कम होता है। मैं अपने पुटिंग स्ट्रोक को पुनर्गठित करने की योजना बना रहा हूं और इसलिए मैं केवल ग्रीन तक पहुंचने से पहले के स्विंग गिनता हूं। मतलब ये सीधा सीधा मजाक उड़ाना हुआ। बिल्कुल, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि कंपनियां कैसे खराब नतीजों को अच्छा दिखाने के लिए खर्चों को नजरअंदाज कर देती हैं। और हेल्पर्स यानी सलाहकारों के बारे में भी उनकी राय कुछ खास अच्छी नहीं है। ये गॉट्रॉक्स परिवार की कहानी क्या है? वो एक काल्पनिक कहानी है जो निवेश की दुनिया की सच्चाई बताती है। गॉट्रॉक्स एक अमीर परिवार है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है। फिर हेल्पर्स की एक पूरी फौज आती है, ब्रोकर, मनी मैनेजर, सलाहकार, जो उस संपत्ति को मैनेज करने में मदद करने का वादा करते हैं। वो परिवार को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने, रणनीतियां बदलने और सलाह लेने के लिए उकसाते हैं। और हर लेन देन पर हेल्पर अपनी फीस कमाते हैं। हाँ, साल के अंत में परिवार की संपत्ति उतनी ही रहती है जबकि सारा मुनाफा हेल्परों की जेब में चला जाता है। तो सबक ये है कि ज्यादा गतिविधि का मतलब ज्यादा रिटर्न नहीं है। बिल्कुल। कहानी का निष्कर्ष है, निवेशकों के लिए जैसे जैसे गति बढ़ती है, रिटर्न घटता है। ये वॉल स्ट्रीट के पूरे बिजनेस मॉडल पर एक सीधा हमला है। सही है। इसी तरह वो स्टॉक ऑप्शन को खर्च न मानने की प्रथा और स्वतंत्र निदेशकों पर भी सवाल उठाते हैं, जो अक्सर सीईओ के दोस्त होते हैं और उन्हें कभी चुनौती नहीं देते। यहाँ तक कि वो मशहूर वित्तीय फॉर्मूलों को भी नहीं छोड़ते। ब्लैक-स्कोल्स फॉर्मूला का उदाहरण क्यों दिया गया? ये दिखाने के लिए कि एकेडमिक सिद्धांत और असल दुनिया में कितना फर्क हो सकता है। ब्लैक-स्कोल्स फॉर्मूला ऑप्शन की कीमत तय करने के लिए इस्तेमाल होता है। पत्रों में बताया गया है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से S&P 500 पर 100 वर्षीय पुट ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ $2.5 मिलियन होगा। सिर्फ 2.5 मिलियन 100 साल के लिए? हाँ, ये बिल्कुल हास्यास्पद है क्योंकि 100 साल में बाजार में कुछ भी हो सकता है और इतने कम प्रीमियम पर इतना बड़ा जोखिम कोई नहीं लेगा। उनका संदेश साफ है, सूत्रों के साथ आने वाले पंडितों से सावधान रहे। दुनिया को सिर्फ गणित से नहीं समझा जा सकता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ, तो इन पत्रों से सीखने वाले मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ऐसा लगता है कि हर बात घूम फिरकर कुछ बुनियादी चीजों पर ही आती है। हाँ, कुछ सिद्धांत बिल्कुल साफ हैं। पहला, लंबी अवधि की सोच। वो तिमाही नतीजों पर ध्यान नहीं देते, दशकों के बारे में सोचते हैं। दूसरा, प्रबंधन का महत्व। हाँ, सही लोगों पर दांव लगाओ और उन्हें काम करने दो। तीसरा, व्यापार के अर्थशास्त्र को गहराई से समझो, न कि सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव को। और आखिरी, वित्तीय मामलों में बेहद रूढ़िवादी रहो, कर्ज से बचो। कर्ज के बारे में उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी, कर्ज ऑक्सीजन की तरह है, जब ये होता है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब ये नहीं होता तो सिर्फ उसी पर ध्यान जाता है। क्या बात है! ये 2008 के संकट को देखते हुए कितनी सही बात लगती है। बिल्कुल। और भविष्य के बारे में भी उनकी सोच हमें यथार्थवादी बनाती है। एक पत्र में वो एक दिलचस्प गणित पेश करते हैं। अच्छा? 20वीं सदी में डाउ जोन्स इंडेक्स 66 से बढ़कर लगभग 11,500 हो गया। यह सालाना 5.3% की चक्रवृद्धि वृद्धि है, डिविडेंड के साथ। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर 21वीं सदी में भी यही दर बनी रही तो डाउ को 31 दिसंबर 2099 तक 20 लाख के पार जाना होगा। 20 लाख? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। क्या ये मुमकिन है? कौन जानता है। लेकिन ये सवाल हमें अपनी उम्मीदों को काबू में रखने के लिए मजबूर करता है। अतीत का प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है ना। सही बात है।
ये सोचना कि बाजार हमेशा वैसा ही रिटर्न देगा जैसा उसने पिछली सदी में दिया, शायद भोलापन हो सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है, और शायद इसी विचार के साथ आज के चर्चा को समाप्त करना सबसे सही रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि निवेश की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है दिमाग को खुला रखना और अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़कर रखना। एक अंतिम विचार जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूँगी, अगर सादगी, धैर्य और सामान्य ज्ञान ही सफलता के असली मंत्र हैं, तो वित्तीय दुनिया हमें लगातार इसके ठीक विपरीत करने के लिए क्यों उकसाती है?